24 की जंग जबरदस्त, सोशल मीडिया पर बार पलटवार, मैदान में भी होगा आमना सामना, बीजेपी भी करेगी एक्चुअल रैली। मध्य प्रदेश में 24 की जंग दोनों ही दलों के लिए आसान नहीं होगी। मैदान में उतरी बीजेपी अब तक 9 वर्चुअल रैली कर 25 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। उसकी कुल 60 वर्चुअल रैली करने की प्लानिंग है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है। 65,000 व्हाट्सएप ग्रुप की मदद ली जा रही है। बीजेपी दूसरे चरण में 24 सामान्य रैलियां भी करेगी। माना जा रहा है कि उपचुनाव अभियान में बीजेपी मुखिया जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही वर्चुअल से एक्चुअल रैली में दिखाई देंगे। पार्टी वर्चुअल भी कर रही है, एक्चुअल भी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो भी जल्दी होगा। कि भारतीय जनता पार्टी में कभी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है और ये 24 विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। बीजेपी में प्रत्याशी नहीं, पार्टी पहले है। इसलिए टीम सिंधिया के पार्टी में शामिल होने के बाद कोशिश पूरी हो रही है कि नई फौज को पूरे सांचे में ढाला जाए। देखिए, चुनाव कोई भी ना आसान होता ना चैलेंज होता है। पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में प्रत्याशी की तुलना में पार्टी भारी रहेगी और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय होंगे। मतलब ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि बिल्कुल दूध शक्कर घुल गए हैं। अभी दूध मीठा है, शक्कर भी घुल रही है। धीरे धीरे थोड़ा सा जो प्रक्रिया चालू है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रक्रिया सफल होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस मुखिया कमलनाथ भी बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बाबा महाकाल के दर्शन से मालवा निवाड़ में रैली का आगाज हो चुका है। अगले कुछ दिनों में चंबल ग्वालियर के लिए भी मां पीतम्बरा पीठ से प्रचार का शंख फूकेंगे कमलनाथ। क्योंकि रणनीति कोई पब्लिक में थोड़ी जाती है, रणनीति गोपनीय होती है। हमें किस दुश्मन को कैसे पछाड़ना है हम पहले ही बता देंगे तो वो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। इसलिए हमें ये रणनीति अभी है नहीं, होगी तो हम बताएंगे भी नहीं। कांग्रेस भले ही अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हो, लेकिन उपचुनाव के कुरुक्षेत्र में अब तक की तैयारी बीजेपी की भारी लगती है। बात करें स्टार प्रचारकों की तो शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े सेनापति मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस के सेनापति कमलनाथ और दिग्गिराजा के साथ और कौन कौन बड़े चेहरे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ये जंग नहीं आसान। बिल्कुल ठीक है, जो शेर है ये शेर बिल्कुल मौजूद है कि ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ज़िंदगी इस तरह के इम्तिहान लेती है और एक इम्तिहान फिर है कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी बातचीत में जो पैकेज आपने देखा, इसमें जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी, वो ख़ास बात मुझे ये लगी जो मुदित शेजवार जी ने कही। चाय आप और हम सभी पीते हैं, कॉफ़ी आप और हम सभी पीते हैं, लस्सी और शेक भी आप और हम सभी पीते हैं। और उसमें जो भी पदार्थ हो, चाहे दूध हो या किसी फल का रस हो या दही हो या दूध हो, उसमें जब शक्कर हम डालते हैं तो कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। कई बार शक्कर ठीक से घुल नहीं पाती और घुल नहीं पाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप कहते हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ कमी है, शक्कर ज़्यादा है या शक्कर कम है। मुदित शेजवार जो बात कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए साहब, शक्कर अभी पूरी तरह घुली नहीं है। मीठा हो गया है, मीठा तो हो गया है, लेकिन ये मीठा अगर कम है तब भी मुसीबत है और ये ज़्यादा है तब भी मुसीबत है। यानी ये जो घुलनशीलता है ये अभी उस लेवल पर नहीं आई है जिस लेवल पर आप कहते हैं वाह एकदम परफेक्ट, हर चीज़ मैच कर रही है। तो जो बीजेपी में शामिल हुआ नया धड़ा है, क्या अभी उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अभी वो घुल रहा है? अभी पूरी तरह से घुला नहीं है। कई बड़े सवाल हैं इससे जुड़े हुए, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी आपका। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री और उद्योग, ऊर्जा और बिजनेस प्रमोशन के क्षेत्र में
एक उद्यमी के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मिनिस्टर राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, जो चिंतनशील जरूर हैं लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ अपने भविष्य को फिर से और मजबूत तरीके से गढ़ने में जुटे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, जैसा मैंने कहा कि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो गोविंद सिंह जी कह गए कि रणनीति बताई नहीं जाती, बिल्कुल ठीक है। मुझे याद आता है 15 साल पहले एक डीजीपी होते थे मध्य प्रदेश के, नक्सल ऑपरेशन जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा नक्सलियों के खिलाफ क्या रणनीति होगी ये मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि आपकी रणनीति होती ही नहीं है। वो गोविंद सिंह ये भी कह रहे थे कि अभी तो कोई रणनीति है नहीं और होगी तो बताएंगे नहीं। बहरहाल, लेकिन मुदित शेजवार की बात मेरा ध्यान खींच रही है कि मीठा तो हो गया है, घुला नहीं है अभी। क्या क्या कहेंगे आप? शरद जी, देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं जी, उनको निश्चित तौर पर उसकी परिपाटी में ढलने में समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप, नेताओं से जान पहचान और जो संवाद है, हाँ, संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संवाद के साथ साथ जो प्रतिद्वंदिता होती है वो उसका पटाक्षेप करना सबसे मुश्किल भरा काम होता है, खासकर राजनीति में। और वो भी उस स्थिति में जब आप किसी का अधिकार जो है आप उस पर अतिक्रमण कर रहे हो, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तब ये जो दूध और शक्कर की बात होती है उन स्थितियों में थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। लेकिन जब हम चम्मच चलाते हैं ना, चम्मच तो आप जानते हैं शरद जी सारी चीज़ों में उपयोग हो जाती है। चम्मच को जरा तेजी से घुलाइए तो शायद आपके टेस्ट बन जाए। तो अभी जो पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी चम्मच की भूमिका अगर उचित होती तो अब तक ये शक्कर मिल चुकी होती। जी, मुझे लगता जी 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 जी, हाँ, अभी तक उसमें देखिए कोरोना का जो पीरियड था उसमें जो चम्मच की भूमिका है वो अभी पूरी तरह से हुई नहीं। हम ये देख रहे हैं जो वर्चुअल रैली शुरू हो रही हैं, इसके साथ साथ जो कमरा बंद बैठकें होती है या जो संवाद बड़े नेताओं का नीचे इनसे जो हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, और जो कमिटमेंट कहते हैं राजनीति में जिसको, कि कमिटमेंट हो रहे हैं, जो जिन लोगों का अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है उन्हें वचन दिया जा रहा है कि हम आपके लिए भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं। तो वो जो चम्मच घुमाने की प्रक्रिया है वो बेसिकली कमिटमेंट के साथ है। जिस दिन ये संवाद पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो है शक्कर और दूध मिला हुआ है, और नहीं होगा तो आप देखिए कि उसी का स्वाद आपको जो है बड़ा खराब लगने लगेगा और चुनाव में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें चाय या जो भी पेय पदार्थ है उसको पी तो लिया जाता है, लेकिन पीने के बाद अंदर बड़ी अनुभूति जो है वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और लॉन्ग रन में फिर दिक्कत होती है कि फिर कोई ऑफ़र भी करता है वो पेय पदार्थ तो हम कहते हैं नहीं साहब, नहीं चलेगा, माफ़ कीजिएगा, मैं अब पीना ही छोड़ दिया मैंने, चाय और कॉफ़ी या आप जो भी ऑफरिंग्स आपकी हैं। सकलेचा साहब की तरफ मैं रुख करूँगा, फिर चौधरी साहब की तरफ आऊँगा। सकलेचा साहब, पूरी तरह से जो भी पेय पदार्थ है, शक्कर जिसमें भी घुल रही है, वो कोल्ड ड्रिंक है, वो सॉफ्ट ड्रिंक है, वो चाय है, कॉफ़ी है, अच्छे से मिल जाए, इसके लिए कभी आपके यहाँ बड़े दिग्गज संगठन के माहिर पुरोधा होते थे, ये बात हम बार बार कहते हैं। मैं आपके दिवंगत और बहुत ही सख्त प्रशासक और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी वीरेंद्र जी को भी याद करना चाहूँगा इस मौके पर। और इन लोगों का निर्माण एक युग की तरह हुआ था। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, ये बच्चन जी की पंक्तियाँ बिल्कुल मौजूद हैं, और बीजेपी पर ही नहीं, सभी पर, समाज के सभी कंपोनेंट्स पर। फिर भी आप कितने आशान्वित हैं, होंगे ही आशान्वित, तो किस तरह देखते हैं आप? मुदित शेजवार जी की टिप्पणी का रेफरेंस भी ज़रूर लीजिएगा। जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ जी, कि हर प्रोसेस में थोड़ा सा शक्कर घुलने में या उसको हिलाने में जो समय लगना वो लगेगा जी, लेकिन जब परिस्थितियाँ बनती है, मेरा कई बार ऑब्जर्वेशन रहा है कि परिस्थितियाँ कई निर्णय स्वयं करवाती है जी, व्यक्ति से ज़्यादा परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हो जाती कई बार। बिल्कुल सही कहा। और भाजपा हमेशा कैरेक्टर बिल्डअप पे रहा, भाजपा कभी भी व्यक्ति बिल्डअप पे नहीं रहा। भाजपा में हमेशा संगठन बनाया, उनने व्यक्ति को संगठन का हिस्सा मानते हुए संगठन की रचना करी। और भाजपा परिवार आधारित नहीं है, भाजपा
परिस्थिति और संगठन के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं उनके ऊपर आधारित है और समय समय पर जैसे परिस्थितियां होती है उनका मिश्रण का उपयोग करना जानती है जी। ऐसी दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी पार्टी है जी। जिसमें बहुत नीचे तक दायित्व का वितरण करा हुआ है जी। काम बटा हुआ है बूथ लेवल तक का। हाँ। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है जी। हमारे यहाँ व्यक्ति से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन लड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन की जो रचना है वो इतनी टाइट है कि उसमें इन लोगों का घुस पाना कांग्रेस की सोच के भी बहुत ऊपर से निकल गया जी। वो अभी कॉपी कर रहे हैं हमारा मंदिर जाना, वो अभी कॉपी कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह की जगह ये जाके जनता को गुमराह करें। उन्होंने पिछले चुनाव में जल्दी में कुछ ऐसे वादे कर दिए, चाहे किसानों के साथ किए, चाहे बेरोजगारों के साथ किए, चाहे कर्मचारियों के साथ किए, जो कोई भी वो चलिए एक भी जवाब ले लेते हैं, फिर लौटते हैं दूसरे राउंड में आपकी तरफ। कंगन को आरसी क्या जी वही जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। तो आपने एजेंडा सेट कर दिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीजेपी का है, कांग्रेस उसके नज़दीक कभी पहुंच नहीं सकती अपनी मौजूदा स्थिति के। राकेश जी, मैं कहूँगा कि बीजेपी में जब वो गए तो उन्होंने बीजेपी के स्ट्रक्चर को देखा है, तो बहुत आधिकारिक टिप्पणी उनकी हो सकती है इस मामले में। और जिस तरह आपने पूरी साफगोई से ये माना कि शक्कर घुलने में समय लगता है, राकेश जी से भी, और उनका व्यक्तित्व है ही इस तरह का कि वो बिल्कुल सच्चाई और बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। राकेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, नमस्कार शरद भाई जी। शक्कर और घुलने का जो ताल्लुकात है वो जब दूध गर्म होगा तो शक्कर जल्दी घुलेगी, मेरा ये मानना जी जी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो दूध है वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। कारण क्या है? शक्कर अभी कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, जिसके बारे में भाई ओम प्रकाश जी अभी जिक्र कर रहे हैं, पिछले 10-15 वर्षों से शरद जी आप भी देख रहे हैं, जब से सुंदरलाल पटवा जी, आपने जिक्र किया स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा साहब का, वो फिर खूब समर्पित होते हुए भी सुंदरलाल पटवा जी ने उनको आगे आने नहीं दिया कहीं। जोशी जी जैसी विरासत को समाप्त करने की प्रक्रिया आज चल ही रही है, मैं देख ही रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इतने कुनबों में बढ़ चुकी है कि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं कही जा सकती। मैं चुनाव लड़के भी बीजेपी से देख चुका हूं, आपको मालूम है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मदद नहीं करता है बाहर से आए हुए प्रत्याशी का। ये दौर है लालच का, ये दौर है चीनी का और मुरब्बा खाने का। तो इस समय ये लग रहा है कि ये लोग एक होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक चंबल क्षेत्र की बात है शरद जी, आप जानते हैं यहाँ ग्रुप बन गए हैं। आदरणीय पवैया जी का ग्रुप हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी का ग्रुप हो, आदरणीय प्रभात झा साहब की भी एक अलग शख्सियत है, और अभी एक नया किला बना है श्री नरोत्तम मिश्रा जी का, जिनका दबदबा कायम है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो परिस्थिति, और फिर अंततः सिंधिया जी, तो ये जो घुलने की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में घाल मेल का काम करेगी, ये घुल नहीं पाएगी जी। ये व्यवस्था दिखने भी लगी है, लोग विरोध जो करते हैं जी, वो नजर आने लगा है। तो वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बात सत्य कह रहे हैं ओम प्रकाश जी कि भारतीय जनता पार्टी में एक चम्मच और डंडा चलता है। वो आपने कहा कि चम्मच कब चलेगी, वो डंडा कब चलेगा, क्योंकि ये लोग सब सर्कस में है और सर्कस के लिए काम कर रहे हैं। इनका हंटर दूसरे के हाथ में होता है, तो वो हंटर कब चलेगा, लेकिन कितने लोग मानेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे अपन ये देख रहे हैं आज मंत्रिमंडल में आप विभाग नहीं दे पाए इतने दिनों से, तो ऐसा लग रहा है कि लाचार कमजोर मुख्यमंत्री है। तो ये चुनाव पे असर नहीं करेगा क्या, इससे भविष्य नहीं दिखता है क्या? आपने गोविंद सिंह जी की चर्चा की कि उन्होंने कहा रणनीति नहीं बताएंगे। मेरे भाई, इस तरीके से जैसे चक्रव्यूह का बनाना और चक्रव्यूह को भेदना, ये दोनों की क्रिया समझ में आना चाहिए। चक्रव्यूह भेदने का काम अर्जुन बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, और गर्भावस्था में अभिमन्यु ने बहुत सीखा, लेकिन अंतिम द्वार वो नहीं तोड़ पाए।
तो आपको उस चक्रव्यूह के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, पहले से नए अभिमन्यु पैदा करने पड़ेंगे, नए अर्जुन पैदा करने पड़ेंगे। और ये लड़ाई भी जो डिवीजन में होना है वो अब दो ताकतों के साथ होगी आपकी, कांग्रेस की, एक होगी बीजेपी की और एक होगी सिंधिया जी की, और एक तरफ होगी कांग्रेस। तो कांग्रेस को अपनी रणनीति, एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही जिस पर मैं ठिठक कर रह गया। आपने कहा बाहर से आने वालों की बीजेपी मदद नहीं करती है, यानी जो अंदर वाले हैं, कर चुका हूं। जी, ये आपका अनुभूत सत्य है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी चर्चा में मुझे लगी है कि भीतर वालों के लिए तो बीजेपी का भीतरी चक्रव्यूह जो है वो पूरी तरह से सपोर्टिव मोड में तैयार रहता है, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनको उसी चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है या उलझा दिया जाता है, ऐसा आशय मैं निकाल रहा हूँ। दिनेश जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता एक बड़ा ऐसा भी कार्यकर्ता माना जाता है जो बहुत स्वाभिमानी है। वो ये नहीं कहता कि नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। इन्होंने हमेशा बीजेपी की मुखालिफत की है, अब मैं ये आ गए हैं, भले ही हमारे साथ हो गए, लेकिन मैं इनका झंडा लेके नहीं चलूँगा, ये नहीं बोलेगा। लेकिन वो पूरे मन से शामिल भी नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है, पूरे मन से वो शामिल नहीं होता है, हालांकि ऐसा नहीं है, अपवाद हैं बीजेपी में, जो बाहर से आए लोग हैं वो जीतते भी रहे, लेकिन ये चुनाव उसका भी एक प्रमाणीकरण करेगा कि क्या बाहर से आने वालों को कार्यकर्ताओं का पूरा प्यार, सम्मान और समर्पण मिला, जैसा परंपरा से संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले बीजेपी के नेताओं को मिलता रहा है। सर दिनेश जी। देखिए शरद जी, हर तरह के उदाहरण हमको मिल जाएंगे। आऊंगा सकलेचा जी, इसके बाद आप ही की तरफ आऊंगा। जी, तो जी, आपको आप हार जीत दोनों के उदाहरण, हार जीत दोनों के उदाहरण हमको मिल जाएंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये 24 विधानसभा क्षेत्रों को चुनाव हो रहा है, उन परिस्थितियों को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। यदि वो चौथी बार उसके हाथ से सत्ता फिसली थी और वो बॉर्डर पर आके भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने से चूक गई थी, वो परिस्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। और वो ये भी जानता है कि 15 महीने में उसकी सरकार न रहने का असर क्या पड़ा था। यदि वो इतिहास को दोहराना चाहता है तो फिर आप देखिए कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन से भी कोई जो खुश नहीं थे, उन्होंने काम नहीं किया, वो घर में चादर ओढ़ के सोते रहे। अन्यथा आप देखिए कि चौथी बार भी वही संगठन इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बना देता। तो हर तरह की परिस्थितियां, और ये नेताओं पर निर्भर करता है। देखिए जहां भी राजनीति में हम ये देखते हैं कि दंभ और अहंकार जहां होता है, वहां जो है परिणाम हमेशा सकारात्मक हो, ये जरूरी नहीं है शरद जी। तो पिछले चुनाव में कई स्थानों पर हमने ये देखा था कि जो उम्मीदवार हैं या जो स्थानीय नेता हैं, आप ग्वालियर चंबल अंचल में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी जितनी बिंद में मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो नेताओं का जो अपना जो तौर तरीका है काम करने का, बात करने का लोगों से, वो भी बहुत असर डालता है। और इस चुनाव में जो है नेताओं का, जो पार्टी के बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, उनकी जो भूमिका है कि वो इस सरकार को जो उनकी झोली में गिर गई है आके, वो जिस तरह से उसको वो बचा के कैसे रखते हैं, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपने जो बात कही कि परिस्थितियां बड़ी जटिल हैं, तो मुझे याद आया बुंदेलखंड के एक नेता हैं, युवा नेता ही हैं, और उन्होंने बीच में हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी तो उन्होंने बुंदेली टनक के साथ कहा, और उमा जी ने जो अभी बीच में बात कही थी उसके सपोर्ट में उन्होंने कहा कि गुरु जे खींचतान से इतना मन अघागव है, इतना अघागव है मन कि अब की बार अगर खींचतान भई तो पूर्णकालिक चुनाव की मांग सबसे प्रबल तरीके से करें हम लोग। हमने कहा बिल्कुल सही बात है कि पूर्णकालिक चुनाव की, यानी कि फिर से चुनाव हो। जैसा उमा जी ने भी कहा कि बेहतर ये होता कि एक चुनाव फुल हो जाता और दोनों युद्ध सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हो जाती। बहरहाल ये तो भविष्य तय करेगा क्या स्थितियाँ। सकलेचा साहब, आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे, आप सुन रहे थे बहुत गौर से बात राकेश सिंह चतुर्वेदी जी की, क्या कहेंगे सर? सकलेचा जी। जी मेरा जी बहुत साधारण सी बात कहना चाह रहा था कि 67 में भी परिवर्तन हुआ था, आपको याद हो तो? बिल्कुल याद है, संवित सरकार जी। इन्हीं सिंधिया जी की दादी जी ने जी दूसरी पार्टी छोड़ के जी एसवीडी और बाद में जनसंघ ज्वाइन किया था जी। आज फिर उसी परिवार के पोते ने किया। बीच में भी कई रीवा साइड देखे आप, अलग अलग संभागों में देखे
पिछले 20 सालों में कई क्षेत्र के बड़े बड़े नेता आके भारतीय जनता पार्टी में ऐसे घुल मिल गए कि जिनको कोई कह भी नहीं सकता कि वो भाजपा के थे या किसी जमाने में उनसे भी संबंध रखते थे जी। क्योंकि भाजपा की जो लाइन है, जो सुरंग है, वो उस सुरंग में वही सरवाइव हो सकता है जो उनकी मूल नीति को अपनाने को मानसिक रूप से तैयार होता है। बिल्कुल मुद्दे की बात कह दी विवाद आपने। जी, जरूर होते हैं, जी। इतना बड़ा परिवार हो गया, जी। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन परिवार के विवाद का विषय छोड़ गए आपके बीच में। जो संयुक्त परिवार को तोड़ने की उसने परंपरा शुरू की, वो तकलीफ जरूर दे रही है, लेकिन भाजपा में इतने संगठन के रचयिता बैठे हुए हैं जो सामने किसी को नहीं दिखते, लेकिन वो अपनी रचना पीछे से पूरी करते हैं। और रचना के हिस्से में ही चौधरी साहब भी आए थे। ये बात अलग है कि उनकी कुछ कारण, कुछ परिस्थितियां होगी जिनको हम सार्वजनिक रूप से चर्चा करना उचित नहीं मानते, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर होगा। कोई कारण होगा, उस कारण उनका रुझान बना, कोई कारण होगा जिसके कारण उनका मोह भंग हुआ होगा। दोनों बातों को गहराई से जब अपन अध्ययन करेंगे जी, तो इतनी बड़ी परंपरा और इनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें, इनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो क्या निकलेगा। तो वो एक अच्छे व्यक्ति को एक बार जरूर सोचना पड़ता है कि भाजपा और वर्तमान और स्थानीय परिस्थितियों का विषय जरूर आता है, लेकिन दो बातें पक्की है। जब संगठन की बात होती है, जब इस विषय पे बात होता है कि अब हमें फाइनल डिसीजन लेना है, तो आखिरी में भाजपा और इनका हर कार्यकर्ता एक विषय पे आ जाता है, कमल के निशान पे। बहुत विवाद होते, इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने बोल दिया, किसी ने डंडा चला दिया और सब एक लाइन में खड़े हो जाए। वो छोटे से स्कूल में खड़ा नहीं होता कि पहली दूसरी क्लास का बच्चा। तो ये तो सब परिपक्व दिमाग वाले लोग हैं, और लंबा अगर किसी को राजनीति में भविष्य देखना है तो उसे सोचना पड़ेगा, नीतियों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल और सही दूसरा, मैं बहुत स्पष्ट सोच का व्यक्ति हूँ जी कि राजनीति हमेशा मेहनत और तकदीर का कॉम्बिनेशन है। वो केवल मेहनत से नहीं चलती है और केवल तकदीर से नहीं चलती है। अरे सर, ऐसा होता तो आप जैसा योग्य व्यक्ति क्या इतना इंतजार करता। और चौधरी साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, मुझे दोनों के लिए यही बात, बिल्कुल आपने सही कहा, हाथों की चंद लकीरों का या खेल है सब तदबीरों का। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। जी सर जी 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 बोलिए। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा कि एक उद्देश्य लेके ये जो भी 18 एक ग्रुप के विधायक आए, वो एक उद्देश्य लेके आए। उद्देश्य थे, वो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जब उनको बोला, चैलेंज दिया गया कि उतर के दिखाओ जमीन पे, तो उन्होंने उतर के दिखा दिया। तो अभी वो पूरे चैलेंज में, पूरे होश हवास से, उनकी जब चैलेंज होता है तो हर व्यक्ति की शक्ति डबल हो जाती है, ये उसकी इंटरनल पावर आती है। चलिए मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी लूंगा, वक्त बहुत कम है। चौधरी साहब 30 सेकंड है मेरे पास। बड़ी दार्शनिक बात कही सकलेचा साहब ने, बड़ी मौजूद बातें भी कही जी। बहुत 30 सेकंड है मेरे पास चौधरी साहब। जी जी शरद भाई, मैं बिल्कुल कुछ नाम लेना चाहता हूं, उनकी किस हाशिए पे हैं। गौरी शंकर सेजवार, बाबूलाल गौर साहब अंतिम समय में, विक्रम वर्मा जी, रघुनंदन शर्मा जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। आज पार्टी उनके लिए क्या कर रही है और कहाँ देख रही है, इसलिए ये मानना बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब के लोगों को सिलेक्शन करती है, जिन्होंने जीवन खपा दिया उनको कोई तवज्जो नहीं देती है। तो कैडर बेस की और बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की तवज्जो दी जाती है, मैं ये नहीं मानता हूँ। और ये चुनाव जीवन में इस बात के लिए साबित होगा कि क्षेत्र में जो लोग काम करेंगे और लोग समझेंगे कि किसने चालाकी से काम किया है, कौन खरीद फरोख्त से आया है, जनता उस पर निर्णय करेगी। मुझे लगता है कि ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, और ये मैं व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। दिनेश जी भी बहुत गरिमा से इस पर सोच विचार करके हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं आगे।
कि बीजेपी ने एक प्रयोग किया है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब तक ये, मैं ये नहीं कहूँगा आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी एक बड़ी प्रोटेक्टिव पार्टी है, वो अपने मूल ढांचे को लेकर बहुत अलर्ट रहती है, और यही वजह है कि उसके साथ उसके घटक दल भी अपने को सहज महसूस नहीं करते हैं। जबकि उसके कंटेम्प्ररी दलों की बात करें, कांग्रेस की या तमाम दूसरे दलों की, उन्होंने बड़े असहज समझौते भी किए हैं और उनको लेकर काफ़ी लंबा रास्ता तय करने की कोशिशें भी की हैं। बीजेपी ये जानती है कि सत्ता में लंबा सफ़र तय करने के लिए अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रहने का आग्रह हमेशा करते रहना शायद उसको राजनीतिक कीमतें चुकाने पर मजबूर करेगा, और यही वजह है कि तमाम आरोप या दबाव के बाद उसने ये इस तरह के समझौतों को लेकर आगे बढ़ना अब पसंद किया है। और वो ये जानती है बीजेपी कि अगर वो इस तरह के समझौतों को लेकर आगे बढ़ेगी तो वो एक लंबा विकल्प, जिस तरह का कांग्रेस विकल्प रही है, ये शायद बीजेपी के अंदर खाने में सोच है कि अगर हम इस तरह की एक दृष्टि लेकर चले तो हम भी 30-40 साल सफ़र या उससे आगे का सफ़र भी तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।